नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम को देखते हुए हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं घटना चक्र का न्यू अपडेटेड जो आपका बुक है उसको हम लोग कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक चूँकि इस माह में आपका दिया हुआ संभावित एग्जाम है, तो हम लोग उसको चाहेंगे कि जब तक एग्जाम ना हो सभी हम लोग टॉपिक को कवर करते चले। तो अभी हमने हिस्ट्री उठाया है, शाम को लाइव क्लास आपको देखने को मिल सकता है साइंस का। चूंकि इधर हिस्ट्री चलेगा उधर साइंस भी कवर कर देते हैं, तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगी। अब देखिए, एक चीज़ बताते चले कि यहाँ घटना चक्र में दो चीज़ देखने को मिलता है। एक आपको नोट्स जो हर आपका टॉपिक के पहले आपको देखने को मिलती है, और उसके बाद आपका आता है प्रश्न कोश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप हमें ज़रूर सलाह दीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है आज का टॉपिक पाषाण काल है, तो इसका नोट्स और ये क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में बनाना उचित रहेगा, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देना उचित रहेगा, या फिर आपका नोट्स अलग से देना उचित रहेगा। ये हमें किस तरह से देना चाहिए या आपको किस तरह के चाहिए, हमें सुझाव जरूर दें, उसी के अनुकूल हम आगे काम करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में तो हम आप सभी के साथ करने जा रहे हैं केवल क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे आपका भाई, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद, ये दोनों इनमें आपकी प्रतिभूतियां थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन दो मैच करेगा, ए और बी। अब देखिए, इसमें इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। अब देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किया था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है कि कोफिन आपका जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन की त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो थॉमस द्वारा की गई थी। ठीक है, थॉमस द्वारा किया गया था। आंसर देखेंगे ए है, और आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो कह रहा है डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर, ठीक है, जो पाषाण का था वो पाषाणकालीन कह दिए, जो कांस्य का था आपका वो कांस्य हो गया, और जो लौह था वो लौह युग में रखकर इन्होंने त्रियुगीन विभाजन किया था। जो आपका पूरा नाम देखेंगे तो क्रिश्चियन जर्गेशन थॉमसन ने किया था। ठीक है, यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसके वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में माना जाता है आपका पशुपालन का प्रारंभ। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन का प्रारंभ। देख लीजिए इसका प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ये जो साक्ष्य मिला है आपको आदमगढ़, होशंगाबाद, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ना एक रहेगा। ठीक है, या तो आदमगढ़ लिखी हुई रहेगी या फिर होशंगाबाद। आपसे पूछेगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल के, तो आदमगढ़, होशंगाबाद तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अभी हमने बताया कि आदमगढ़ या फिर होशंगाबाद रहेगा, तो ऑप्शन में देखेंगे आपका आदमगढ़ दिया हुआ है, ऊपर के अनुसार ही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए यहाँ पर हड्डी के उपकरण जो है वो मदाहा से भी मिला है और सराय नहार राय से भी प्राप्त हुआ है। तो इस पे भी दो आपका ऑप्शन है, मदाहा से भी और सराय नहर राय से भी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन दो आपका मैच किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, आपका व्याख्या जरूरी है। मध्य पाषाण कालीन मदहा आपका पड़ जाता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना, संकुल क्षेत्र और आपका कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। ठीक है, तो 3 क्षेत्र कौन कौन सा? एक झील, एक बुचड़खाना और एक कब्रिस्तान। ठीक है, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए, और सराय नहर राय से इसमें अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, जस्ट ऊपर वाला ही है, सराय नहार राय और आपका मदाहा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, वीवीआई कर लीजिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं आपका दमदमा से। ठीक है, दमदमा से मिला है।
देखेंगे आपका आंसर बी है। और व्याख्या देख लेंगे तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में है आपका, जहां हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि सराय, नाहर राय और मदहमा और दमदमा का उत्खनन हुआ था। इसमें से आपने हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये जो है आपका सराय, नाहर राय और मदाहा, यहाँ से आपको हड्डियां की मिली थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप आपको यहाँ पर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। इनमें से आपका 5 जो समाधान था युग्म समाधान था, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। तो इसमें यह भी पूछता है कभी कभी कि युग्म समाधान का प्रमाण कहाँ से, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, आपका दमदमा हो जाएगा। और 3 मानव कंकाल भी आपका कहाँ से हो जाएगा, दमदमा से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में। तो ये आपका खाद्यान्न जो आएगा वो चूंकि कृषि की जब काम आएगी तो वो आपका नवपाषाण काल का है। कृषि भी आपका सर्वप्रथम कहाँ मिलेगा, तो नवपाषाण काल। अब देखिए आपका देखेंगे तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही समय है जब आपका कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नवपाषाण काल में ही आपका कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आपका भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है वो नर्मदा घाटी में आपको देखने को मिलेगी। नर्मदा घाटी देखते हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित आपका हथनौरा है, या होशंगाबाद, जहाँ बात हम लोगों ने किया था मानव का पहला जो अवशेष मिले वो आपका होशंगाबाद। अब देखिए यहाँ पर पूरा स्थल से प्राप्त हुआ, जिसका खोज कौन किया था, आपका अरुण सोनकिया, जो 5 सितंबर 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है कि ये देखिए आपका बीपीएससी का है, जो आपका 66 री एग्जाम 2020 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा आपका कहाँ मिला, तो प्रथम मानव नर्मदा घाटी चला जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है। तो सर्वप्रथम अनाज जो है वो आपका जौ यूज किया था मानव ने। ठीक है, तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों के उपयोग किया गया है, जिसमें आपका जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बजरा, सोरगम, राई और जई है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि पूछ देता है आपका कि किस से परिचित नहीं थे हमारा। अब देखिए यहाँ पर जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों में पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। चलिए इसको देख लेते हैं। फिर आपका वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है जौ, जो जिसका बताया जाता है कि 8000 ईसा पूर्व में अवशेष इसका है, और ये कहाँ मिला है, तो आपका मध्य सागर और ईरान के मध्य में है। ठीक है, भूमध्य सागर और आपका ईरान के मध्य में स्थित है इसका, जहाँ से प्राप्त हुआ है जौ का अवशेष। पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाई गई। तो जौ और गेहूं में याद रखेंगे, जौ के बाद किसका आपका हुआ था, गेहूं का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक है आपका लोहरा देव और एक आता है आपका यहाँ मेहरगढ़। तो यहाँ देखेंगे दोनों आपका जो है बहुत डाउट क्लियर करता है, तो इसके बारे में हम पहले आपको बता देते हैं व्याख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोहरा देव तो आपका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, लोहरा देव आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपका लोहरा देव। अब आइए व्याख्या में देखेंगे तो यहाँ से क्लियर होगा मेहरगढ़ कहाँ लेना है, और आपका ये मेहरगढ़, और फिर आपका जो अभी हम लोगों ने बात किया ये लहुरा देव। ठीक है, दोनों का हमने बात किया था। तो यहाँ देखते हैं, कर नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर आपका कौन सा है, लहुरा देव है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये आपका किस क्षेत्र में पड़ जाता है, तो पूर्ण रूपेण से आपका भारत का क्षेत्र में है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पहले आएगा तो भारत में आपका हम लोग लेंगे कहाँ भाई, लहुरा देव। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ेंगे तो करें 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था भाई, मेहरगढ़। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए नवीनतम खोज के पूर्व,
मतलब कि सबसे नया कौन सा है आपका लहुरा देव। लहुरा देव जो है अभी तक ज्ञात में सबसे पुराना हो गया। लेकिन अब इसी में देखेंगे मेहरगढ़, तो क्वेश्चन में देखिए ये आपका स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग लेंगे कौन सा लहुरा देव। और अगर पूछे कि नवीनतम खोज के पूर्व आपका भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था, आपका मेहरगढ़, जहां से आपका बताया जाता है कि 7,000 ईसा पूर्व के जो है वहां गेहूं मिले थे। ठीक है, ये पड़ जाता है। अब देखेंगे ये तो कहाँ पड़ जाएगा, भारत से बाहर पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, आपका लहुरा देव और मेहरगढ़ में क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी का जवाब आपको ढूंढनी है। ठीक है, और ऑप्शन में अगर एक रहा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो दूसरा पक्का रहेगी। अगला देखते हैं, इस सबको स्किप करते हुए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए प्राचीनतम की बात किया तो हम लोग कहाँ ले लेंगे, मेहरगढ़। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। सेम क्वेश्चन आपका एक बार 2010 में पूछा गया और यही क्वेश्चन देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है कहाँ, तो 2007 में है। ठीक है, 2007 में ही किया गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि आपका नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ से आपको फिर वही आपका दिखाई दे रहा है मेहरगढ़, और उसके बाद आपका तो ऑप्शन एक ही है। जैसे कि दो ऑप्शन रहेगा आपको मेहरगढ़ में और एक जो हमने ऑप्शन बताया, उन दोनों में जो रहे आपका वो पहले हम लोगों को लेना है। तो जैसे कि बताया ये नवीनतम है आपका मेहरगढ़, और उसके बाद बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र आता है जहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में पशुपालन के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका, कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम, कह रहा है कि अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो अस्थाई जीवन के प्रमाण अर्थात जब अस्थाई कब रहने लगे थे, जब आपका पशुपालन और कृषि करने लगे थे हमारे पूर्वज या मानव बोल सकते हैं, तो वह आपका अस्थाई जीवन माना गया। ठीक है, तो अस्थाई जीवन उसी समय हुआ आपका जब मेहरगढ़, जब कृषि हम लोग बोल सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या दे रहा है कि दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आपका कुल मोहम्मद कलिबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है वो आपका 4000 से 3500 ईसा पूर्व है, अतः विकल्प जी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका बागोर। ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य बागोर हो जाएगी। व्याख्या देखेंगे तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आपका कौन सा जगह है, बागोर। तो ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, बताया आपका पशुपालन कब हो जाएगी, तो मध्य पाषाण काल। दो स्थल ध्यान दीजिएगा, होशंगाबाद और बागोर। ठीक है, होशंगाबाद और बागोर। अगर होशंगाबाद नहीं रहा तो आदमगढ़ रहेगी, और अगर आपका बागोर नहीं रहा तो भीलवाड़ा रहेगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करेगी निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसमें जो आपका ताम्रपाषाण युग होता है उसी का उपनाम है, सरनेम बोल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए अगला देखते हैं। करा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग इसको देख लेते हैं डायरेक्ट, एक ये व्याख्या देख लेते हैं। इसमें आपका 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है, मतलब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले आहड़ जो है वो क्या है सभ्यता के बारे में। तो ये देखिए आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल है आहड़। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि और पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे, अर्थात बोल सकते हैं यहाँ एक तरह का आपका ताम्रकालीन था। धातु का काम यहाँ आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से
काले रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर संभवतः सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, अतः विकल्प ए जो है वो सही उत्तर। अब देखिए इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि आहड़ क्या है, आहड़ सभ्यता। अब इसमें देखेंगे तो हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन पहला कर रहा है आहड़ तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल हम लोगों ने देखा कि ये जो है तांबा गलाकर विभिन्न तरह के औजार बनाए। ये लोग चावल गेहूं और जौ से भी परिचित थे, ठीक है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन नहीं था। अब देखिए यहाँ के काले काले रंग के मृदभांड मिले जिन पर आपका ज्यामितीय आकृति थी सफेद रंग के, ठीक है। तो 1 2 4 ऑप्शन आपका सॉरी एक यहाँ पर एक ये 1 3 और 4 हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का साधन, ये चावल से परिचित नहीं थे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये नहीं थे, ये तो गलत है, हमने बताया ये स्टेटमेंट सही टिक लग गया है, गलत हो जाएगी चूंकि हमने अभी देखा कि चावल गेहूं और जौ आपका परिचित थे, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। हमने बोला था कि परिचित थे लेकिन यहाँ टिक लग गया, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का साधन, तो यहाँ ये सही हो जाएगी 1 3 4। आइए देखते हैं आगे। अब आगे देखेंगे तो करें निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ हड़प्पा सभ्यता से लेकर आपका सांस्कृतिक अवशेष जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवादा टोली आपका संकालिया द्वारा किया गया है, HD संकालिया, ठीक है। अब देखिए नवादा टोली पड़ जाता है मध्य प्रदेश में, जो आपका दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर रहे HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप के सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणीन ग्राम स्थल है। अर्थात बोला जा सकता है कि जो नवादा टोली है वो किस युग का है आपका, तो ताम्र पाषाणीन है। अब देखिए इसकी तिथि बताई जाती है 1600 से 1300 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, नवादा टोली किस राज्य में है। अभी हम लोगों ने देखा नवादा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कैसा है, तो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है नवादा टोली। आइए अगला देखिए है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो यहाँ देखिए किसके अंतर्गत किया गया है, तो सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बृहत पाषाण स्मारक किस लिए प्रसिद्ध है, तो मृतकों को दफनाने के लिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है आपका कि ये उसी का व्याख्या है कि, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं देख ले, शुरू से देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। अब यहाँ पर कह रहा है इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या इसको मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके जो है विभिन्न प्रकार है मेगालिथ कैसे कैसे हैं, तो शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, आपका कर्नल सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, वुड स्टोन, कंदराएं और फिर आपके मेहिर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, संगन कुलू। संगन कुलू जो है वो आपका राख का टीला हो जाएगा, नवपाषाणकालीन स्थल है संगन कुलू। अब देखिए ये जो पड़ता है आपका कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित है सांगन कुलू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल, जहां से कि राख के टीला प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ दो चीज ऑप्शन बनता है आपका। संगन कुलू किस तरह के आपका किस काल का है, तो नवपाषाणकालीन यह स्थल है। अब देखिए इस यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो नवपाषाणकालीन आपका अवशेष राख का टीला मिले। अगला देखिए है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका से मिला था आपका पूरा पाषाण काल के, इसमें बताया जाता है कि चित्र बनाए हुए मिले हैं, गुफा है ये आपका भीम यहाँ पर। तो देखिए भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगी आपका। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में पड़ जाता है भीमबेटका। रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं, ठीक है। आइए आगे देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के एक प्रसिद्ध स्थल
स्थल इसमें है कौन सा है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का। तो अभी हमने देखा प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है, मध्य प्रदेश का आपका भीमबेटका। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे बी आपका उपयुक्त व्याख्या है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो अभी देखा हम लोगों ने कहाँ पड़ जाएगा ये, तो रायसेन में आपका पड़ जाता है। तो ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश नहीं दिया है लेकिन रायसेन है। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर भारत में आपका मध्य प्रदेश से मिल जाता है भीमबेटका। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को बताया या उसके बारे में खोजा, तो ये है आपके बांकर। ठीक है, बीएस बांकर ने आपका भीमबेटका गुफा को खोजा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में आपका बीएस बांकर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबेटका को किसने खोजा, अभी हम लोगों ने देखा बावरंकर द्वारा खींचा गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर विष्णुधर, बीएस जो है विष्णुधर आपके बावरंकर, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए कह रहा है कि गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था किसमें आपका, तो ये हस्तिनापुर में हो जाएगी, ये ऑप्शन दे रहा है। ऐसे आइए इसका देख लेते हैं व्याख्या। कह रहा है कि गंगा यमुना द्वाब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे आप अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति, जिसको ओसीपी शॉर्ट में कहा गया, बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और यहीं इसका नामकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ठीक है, ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए उत्तर, जैसे हम लोग का जो दफन होता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, लेकिन इसमें मिला था आपका कहाँ से, महाराष्ट्र के जो मृतक का घर था वो आपका कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर थी। ठीक है, अब देखिए ये जो है कौन सा है, तो महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जिसको बोला जाता है जारवे संस्कृति के निवास दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इमामगांव आदि पुरास्थलों से घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों में फर्श के नीचे दफना है। तो घर में ही फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और इसके अलावा तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है ये, करे आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान मिले हैं, तो ये आपका बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम से आपका मानव के साथ कुत्ते का दफन किया हुआ है, साक्ष्य मिला हुआ है, तो ये आपका बुर्जहोम हो जाएगा। आइए देखते हैं ये इसके बारे में, आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में पड़ता है बुर्जहोम, जहाँ से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ आपका कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, जिसको बोल सकते हैं गर्तावास अर्थात गड्ढों वाले घर में भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो गड्ढा वाला घर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, भाई बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से, बुर्जहोम, ऊपर सब हम लोगों ने देखा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए जो आपका मिलान है हम लोग सीधे इसके आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पूछ रहा है आपका, देखिए ख्याति का कारण बुर्जहोम किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको मिला था समाधान। तो यहाँ पर शैलकृत देव मंदिर आपका करे कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ तो बुर्जहोम आपका शैलकृत देव मंदिर नहीं है आपका, फिर हो जाएगा चंद्रकेतुगढ़, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका ये आईएएस का है वह क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका मैचिंग वाला जो है। तो यहाँ पर चंद्रकेतुगढ़ ये आपका टेराकोटा किला, ये सही हो जाएगा, इससे सही था आपका। फिर आपका गणेश्वर जो है वो आपका ताम्र कलाकृति का है, तो दो आपका तो सही मिल रहा है गणेश्वर। और बुर्जहोम चूंकि समाधान के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से कुत्ता और मानव का मिला है संयुक्त समाधान,
तो यहाँ और गर्तावास भी है, तो दोनों ऑप्शन नहीं था, तो एक को हटा देते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। ऑप्शन आपका डी देखते हैं सही है। बुर्जहुम नामक नवापाषाणकालीन पुरास्थल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में किसने किया है? डे टेरा एवं पीटरसन ने। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर एक हमने चंद्रकेतुगढ़ के बारे में देखा, तो चंद्रकेतुगढ़ आपका पश्चिम बंगाल में है, जहां से स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक क्या मिला है आपका, ये विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ की ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला की कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो ये तो सही था आपका, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। फिर देखिए आपका गणेश्वर जो है ये राजस्थान में पड़ जाता है। यह एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र व वणाग्र और मछली पकड़ने की कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपका 2 मिला। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पीसीएस यूपी पीसीएस का है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से आपका सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो ये लेखिया है, लेखिया से सबसे ज्यादा मिला है विंध्य क्षेत्र का। अब देखिए ये जो है डॉक्टर जयंत पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से कर है। मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में अर्थात आधे नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार आपका कह रहा है इसमें कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली, लेकिन इनके अनुसार बताया जाता है 17 ही। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ये विरोधाभास चीजें नहीं रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण देखना है। तो देखिए यहाँ पर कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी के प्रवर्जन किया, और रीजन कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस स्थल में शुष्कता के चरण था। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा होगा? ए और एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, सही बात है, दोनों व्याख्या है। आइए देखते हैं इसका आंसर ए सही दे रहा है। चलिए इसमें देख लीजिए एक बार, जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों की गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास करना था। अब देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य करता है? तो ये जितनी भी आपकी संस्कृति है, हमारी पिछली संस्कृति, उसी को खोज करता है। ये हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। आया हुआ ये एमपीपीसीएस का है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भाई। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे, उन्होंने ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मानव संग्रहालय आपके भोपाल में है। चलिए अब इसका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है, अगला है आपका टॉपिक सैंधव सभ्यता और संस्कृति। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे हम लोग किस तरह से इसको लेकर आपके समक्ष आए, ताकि हम लोगों को अच्छे से और स्टडी कर पाएँ और आने वाले एग्जाम के लिए हो पाए। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने सुझाव को देना बहुमूल्य समझिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग अब आगे चलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब जैसे कि आपका शाम को लाइव क्लास आएगा साइंस का, उसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर लगाएंगे फटाफट, बिना समय को बर्बाद किए हुए। आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे, उसमें आपको सॉल्व कर लेनी है, फटाफट से हम लोग उसको करते चलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,